अक्सर हम जिंदगी की सबसे डरावनी कहानियां टीवी या फिल्मों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि हॉरर वही है जहां कोई पुरानी हवेली हो, टूटी खिड़कियां हों या दूर कहीं से औरत के रोने की आवाजें आए। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ कहानियां पटरियों पर भी लिखी जाती हैं। रात के सन्नाटे में भागती हुई ट्रेन, चमकती हुई पटरी और एक सुनसान गांव वाला स्टेशन। यही वो पल था जब आर्यन की कहानी ने करवट ली। अब आगे क्या हुआ, ये आर्यन खुद बताएंगे। मेरा नाम आर्यन है और मैं पेशे से एक पत्रकार हूं। मेट्रो शहरों की भीड़, न्यूज रूम का शोर, ब्रेकिंग न्यूज की चीखती हेडलाइंस, ये सब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उस रात जब मैं उस दूर दराज के गांव से लौट रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने करियर की नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे अजीब कहानी कवर करने जा रहा हूं। रात के करीब 12:30 बजे थे। ट्रेन ने अचानक झटका खाया और धीरे धीरे रुकने लगी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि डिब्बे के अंदर की हल्की सी पीली लाइट भी उसे चीर नहीं पा रही थी। मैंने खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखा तो दूर कहीं एक फीकी सी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और उसके थोड़ी पीछे धुंध में लिपटा हुआ बोर्ड दिखा, धुंधीपुर रोड स्टेशन। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। ऊपर लगी डिजिटल डिस्प्ले पर सिर्फ लाल अक्षरों में लिखा चमक रहा था, रुकावट, सिग्नल प्रॉब्लम। डिब्बे में हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग उठकर खिंचाव लेने लगे, कुछ ने फोन निकालकर बेकार में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश की और 2-3 लोग तो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैंने सीट से उठकर अपनी जैकेट उठाई। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें मिट्टी और गीली पटरियों की मिली जुली गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्टेशन सालों से किसी ने ठीक से देखा ही नहीं हो। मैं दरवाजे तक पहुंचा और नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कदम रखा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 छोटा सा था। टाइल्स कई जगह से टूटी हुई थी। ऊपर लगी टीन की झुकी हुई छत पर बारिश की बूंदों के निशान जमे हुए थे और कोने में रखी लकड़ी की बेंच पर पुरानी पान की पीक सूखकर काली पड़ चुकी थी। दूर सिर्फ एक पीली बत्ती जल रही थी, जो हर 2 सेकंड में हल्की होकर फिर तेज हो जाती, जैसे किसी की सांसें चल रही हों। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। एक बुजुर्ग चाय वाला अपना ठेला आधा ढका हुआ सो रहा था और एक दुबली पतली कुतिया अपने 3 पिल्लों के साथ किसी पुराने बोरे पर गोलमोल होकर बैठी थी। स्टेशन बिल्कुल गांव वाला लग रहा था, शांत, सुस्त और थोड़ा सा उदास। मेरे पीछे ट्रेन की खिड़कियों से झांकते चेहरों की हल्की सी लाइन दिख रही थी। कुछ लोग मुंह जैसे उतर भी चुके थे। एक आदमी सिगरेट सुलगा रहा था। कोई फोन पर ऊंची आवाज में किसी को बता रहा था कि यार, ट्रेन फिर लेट हो गई। और एक टीसी, काले कोट वाला, ठंडी सांसें छोड़ता हुआ किसी लिस्ट में पेन से कुछ लिख रहा था। मैंने घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां रात के 12:42 पर ठहरी थी। इतनी रात में इस सुनसान स्टेशन पर रुकना अजीब तो है, मैंने मन ही मन सोचा। अचानक मेरी नजर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल दूसरे सिरे पर पड़ी। धुंध के बीच से कोई छाया सी हिलती हुई दिखी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई रेलवे कर्मचारी होगा, लेकिन वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। एक लंबा आदमी, सलेटी रंग का ओवरकोट, काले जूते और हाथ में पुराना सा चमड़े का बैग। वो बहुत शांत चाल से चल रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो। उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि प्लेटफॉर्म पर इतनी शांति थी कि पटरियों पर गिरती किसी भी कंकड़ की खनक साफ सुनाई दे जाती। उसने ऊपर लगी ट्यूबलाइट की तरफ देखा, फिर सीधे उस डिब्बे की ओर बढ़ा जिसमें मैं बैठा था। मेरे बगल से निकलते हुए उसकी आंखें एक पल के लिए मुझ पर पड़ी। गहरी, अजीब सी आंखें,
न उनमें घबराहट थी, न गुस्सा, न ही कोई खुशी। बस एक थकान जो सड़क पर नहीं, जिंदगी की लंबी पैदल यात्रा के बाद आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी कालिख और पुराने जलने के निशान जैसे कुछ धब्बे थे, जो मध्यम रोशनी में भी साफ दिख रहे थे। मेरे होठों पर अपने आप सवाल आ गया, आपको भी ये ट्रेन पकड़नी थी? उसने एक सेकंड के लिए रुककर मुझे देखा और धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में कहा, यह ट्रेन मुझे खुद पकड़ने आई है। उसके लहजे में कोई अजीब सी ठंडक थी। मैं हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, वो दरवाजे पर चढ़ा और बिना किसी की तरफ देखे अंदर चला गया। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। दूर कुतिया ने अचानक हल्का सा कराहना शुरू कर दिया, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ हो। हवा थोड़ी और ठंडी लगने लगी। मैंने गर्दन घुमाकर फिर पूरे प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। वही चाय वाला सो रहा था, वही झिलमिलाती ट्यूबलाइट। बस एक बात और अजीब थी, स्टेशन पर कहीं भी उस आदमी के आने के निशान नहीं थे। न कोई दूसरी दिशा से आता दिखा, न कोई और ट्रेन, न कोई जीप या बाइक, कुछ भी नहीं। शायद स्टेशन बिल्डिंग के पीछे से आया होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन धुंधीपुर रोड जैसा गांव वाला स्टेशन, आधी रात और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ये खामोशी इस बहाने को भी कमजोर बना रही थी। पीछे से ट्रेन की सीटी बजी। ड्राइवर ने शायद ग्रीन सिग्नल मिलते ही हॉर्न दे दिया था। लोग वापस डिब्बों में चढ़ने लगे। मैं भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने डिब्बे में घुसा और सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पीली रोशनी खिड़की से पीछे हटने लगी, जैसे कोई पुरानी याद धकेली जा रही हो। डिब्बे के अंदर वापस वही हल्की सी गर्माहट थी। एक परिवार चिप्स के पैकेट खोल रहा था। कोई लड़का ईयरफोन लगाकर मूवी देख रहा था और सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत अपनी छोटी बच्ची को कंबल में अच्छे से लपेट रही थी। लेकिन पूरे कोच में मेरी नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, वो अजीब यात्री। वो सामने कोने वाली सीट पर बैठा था। खिड़की के बाहर अंधेरा भाग रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं, सीधे सामने की खाली हवा को देख रहा था, जैसे पुराने समय को स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहा हो। उसके बैग पर एक पुरानी, आधी उखड़ी हुई नेम प्लेट लगी थी, जिस पर धुंधली रोशनी में सिर्फ 2 अक्षर साफ दिख रहे थे, रा और यन। मुझे लगा शायद राघवायण, राजन या आर्यन। मैंने आंखें मटी और फिर देखा, लेकिन ट्रेन ने झटका खाया और बैग थोड़ा मुड़ गया। अक्षर फिर से धुंधला गए। टीसी मेरे पास से गुजरा। टिकट सर, मैंने मोबाइल में दिखाया। टीसी ने स्कैनर से चेक किया, सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। तभी मैंने बिना सोचे पूछ लिया, साहब, ये जो नए पैसेंजर हैं जो अभी धुंधीपुर रोड से चढ़े, इनका टिकट चेक किया आपने? टीसी ने भौहें चढ़ाकर मेरी तरफ देखा। कौन से पैसेंजर सर? मैंने हाथ से इशारा किया। वो पीछे वाली खिड़की के पास, ओवरकोट वाला बड़ा सा बैग लेकर। टीसी ने पीछे मुड़कर देखा, पूरी बोगी पर निगाह घुमाई, फिर वापस मेरी तरफ देखकर हल्की सी हंसी हंसा। साहब, इस कोच से तो कोई नहीं चढ़ा धुंधीपुर पर, आपने शायद किसी दूसरे डिब्बे में देखा होगा। मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा। वो वहीं बैठा था, मगर उसकी नजर अब मेरी ओर थी। उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो जैसे कह रहा हो, कोई मुझे देख नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। मेरे गले में हल्की सी खुश्की उतर गई। नहीं, मैंने इसी कोच में देखा था, मैंने धीमे से कहा। टीसी ने कंधे उचका दिए। अच्छा होगा तो अगली बार देख लूंगा सर, फिलहाल तो लिस्ट में कोई नया नाम नहीं जुड़ा। वो आगे बढ़ गया। मैं उस यात्री को घूरता रह गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ा तेज हो चुकी थी।
ये वही फीलिंग थी जो मुझे किसी बड़े स्टोरी ब्रेक से ठीक पहले महसूस होती थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। खिड़की के बाहर अब सिर्फ अंधेरा था और कभी कभार दूर गांव के दो तीन पीले बल्बों की कतार दिखाई दे जाती। कोच में लाइटें हल्की हल्की हिल रही थीं। पटरियों पर पहियों की धड़धड़ाहट किसी डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनाई देने लगी। मैंने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, आर्यन रिलैक्स, तू हॉरर स्टोरी लिखने नहीं निकला, सिर्फ एक रिपोर्ट कवर करने गया था। ये सब तेरी थकान है। पर अंदर कहीं दिल के बहुत पास मुझे पता था ये थकान नहीं, शुरुआत है। उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जो यात्री चढ़ा था वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो किसी पुराने अधूरे सफर की परछाई था जो अब हमारा पूरा डिब्बा अपने साथ खींचने वाला था। ट्रेन फिर अपनी पूरी रफ्तार में आ चुकी थी। खिड़की से बाहर दौड़ते अंधेरे में अब कभी कभार पेड़ों की परछाइयां दिखाई देती, जैसे कोई काली उंगलियां कांच को छूने की कोशिश कर रही हों। डिब्बे के अंदर हल्की हलचल थी। कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। कोई चाय वाला थर्मस लेकर अंदर आया था और कोने वाली सीट पर बैठा वो रहस्यमय यात्री अब भी खामोश था, बिना पलक झपकाए आगे देखता हुआ। मैंने उससे नजरें हटाई और बोतल से थोड़ा पानी पिया, पर मन में हल्की बेचैनी बैठ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ बदल गया हो, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। ट्रेन में मेरा ठीक सामने एक आदमी बैठा था, दाढ़ी वाला, थोड़ा हट्टा कट्टा, गले में चेन और हाथ में फोन। लगता था किसी से बहस चल रही है। मैंने बोला था ना, पैसा आज चाहिए, कल नहीं। उसकी आवाज तेज और थोड़ी चिढ़ी हुई थी। सुन, मैं पहुंचते ही हिसाब कर दूंगा। नहीं, कोई वजह नहीं सुनूंगा, बस हो गया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि मिजाज गर्म है। मैंने उसे ध्यान से देखा। जेब में मोटी बटुआ, महंगी घड़ी और उसकी सीट के पास रखे बैग से शराब की हल्की गंध भी आ रही थी। शायद बिजनेस टाइप आदमी, तेज बोलने वाला, पैसे के पीछे भागने वाला और अपने ही दुनिया में डूबा हुआ। उसने फोन काटा और गहरी सांस भरी। साला, सब अपना फायदा देखते हैं, उसने बड़बड़ाया। उसी समय वो अजीब यात्री जिसे मैंने प्लेटफॉर्म से चढ़ते देखा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी सीट की तरफ बढ़ा। उसकी चाल फिर वही थी, बिना आवाज, बिना हड़बड़ी, जैसे हवा में तैर रहा हो। वो उस बिजनेस वाले आदमी के सामने आकर ठिठक गया। यह सीट खाली है? उसने धीमे स्वर में पूछा। आदमी ने ऊपर देखा। अरे भाई, यहां तो मेरी सीट है, तू पीछे बैठ। यात्री मुस्कुराया नहीं, बस शांत रहा। मुझे तुम्हारे पास बैठना है, हमारे बीच कुछ बात अधूरी है। आदमी भड़क गया। क्या बकवास है, मैंने पहली बार देखा है तुझे। वातावरण अचानक भारी हो गया। आसपास बैठे लोग भी हल्का हल्का देखने लगे। मुझे लगा शायद लड़ाई हो जाए, पर इससे पहले टीसी वहां पहुंच गया। किसी तरह की समस्या है क्या? उसने पूछा। आदमी ने चिढ़कर जवाब दिया। ये बंदा जबरदस्ती पास बैठने की कोशिश कर रहा है, कहता है कोई अधूरी बात है। टीसी ने उस रहस्यमयी यात्री की तरफ देखा, फिर बड़ी अजीब हरकत की। वो सीधे उसके पास गया, लेकिन जैसे उसकी नजरें उसे छोड़कर आगे निकल गईं, जैसे उससे वो दिख ही नहीं रहा था। कौन सा बंदा सर? टीसी ने मेरी ओर देखा। मैंने फिर इशारा किया। वो आपके सामने खड़ा है। टीसी ने फिर चारों तरफ देखा। माथे पर शिकन पड़ी। सर, यहां कोई नहीं खड़ा, शायद आपको नींद आ रही है। मेरी रगों में ठंड उतर गई। मैंने उस यात्री की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं खड़ा था और अब उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। इस बार उसने होंठ हिलाए भी नहीं, पर उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे फुसफुसाहट
किसी खाली कमरे में गूंज जाए। हर बार सबको मैं दिखता नहीं। कुछ लोग सच की तरफ देखते हैं, कुछ लोग डर की तरफ। तुम दोनों में से कौन हो? मैं एकदम स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। मेरे होंठ सूख गए, दिल की धड़कन थोड़ी तेज। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो मुड़कर वापस अपनी सीट पर शांत होकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टीसी ने नोटपैड बंद किया। सर, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो पानी पी लीजिए, मुझे कॉल करें। और वो आगे चला गया। कुछ पल तक डिब्बे में अजीब सी खामोशी छाई रही, पर असली घटना अब शुरू होने वाली थी। करीब आधा घंटा बीत गया। ट्रेन एक लंबी घाटी से गुजर रही थी। बाहर दूर पहाड़ों पर बारीक बारीक लाल लाइटें दिख रही थीं। शायद किसी टॉवर की चेतावनी लाइट या जंगल में किसी चौकी की मशाल। हवा और ठंडी हो गई थी। वो बिजनेस वाला आदमी अब सोने की तैयारी कर रहा था। उसने बैग से विस्की की छोटी बोतल निकाली, 2 घूंट पी और सीट को पीछे झुकाकर आंखें बंद कर लीं। मेरी नजर अनायास ही उस पर थी, शायद इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो रहस्यमयी यात्री उसकी ओर क्यों गया था। अधूरी बात क्या थी? क्या दोनों का इतिहास जुड़ा है? कुछ मिनट शांति रही, फिर एक आवाज, जैसे कपड़ा फटने की हल्की सी ध्वनि। मैंने देखा बिजनेस वाले आदमी की सीट खाली थी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। वो अभी यहीं था, 2 मिनट पहले। किसी को जाते नहीं देखा। बोगी में कोई हलचल नहीं। मैंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। भाई साहब, अरे हेलो, कोई देखा इस आदमी को जाता? लोग उठकर देखने लगे। उसके बैग, बोतल, चश्मा सब वहीं थे। सिर्फ इंसान गायब। एक बूढ़ी महिला बुदबुदाई, भगवान न करे कहीं शौचालय में बेहोश तो नहीं हो गया। हमने दरवाजे खोलकर चेक किया, खाली। ट्रेन परिचारक आया, बोला शायद नीचे उतर गया होगा। मैं चिल्ला पड़ा, चलती ट्रेन से? वो सो रहा था, किसी ने देखा ही नहीं। सब मेरे शब्दों को शक की नजर से देखने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई। मैंने कोने में बैठे उस रहस्यमय यात्री को देखा। वो शांत बैठा था, लेकिन इस बार उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। एक ठंडी, थकी और उदास मुस्कान, जैसे उसने किसी पुरानी किताब का एक पन्ना फाड़ दिया हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, वो आदमी कहाँ गया? उसने बिना सिर घुमाए खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहां उसे होना चाहिए था वहीं। मैंने गुस्से में फुसफुसाया, क्या मतलब? तुमने क्या किया? उसने पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज अब पहले से कम ठंडी थी, जैसे थकान में डूबी हुई हो। मैं किसी को मारता नहीं, बस उन्हें वहां ले जाता हूं जहां उनका सच छिपा होता है। सच? मैंने पूछा। उसने धीमे कहा, 12 साल पहले इसी ट्रेन मार्ग पर जो आग लगी थी, कुछ लोग बचे नहीं और कुछ लोगों ने सच छुपा लिया। आज उन्हें अपने पापों के स्टेशन पर वापस जाना है। मैंने कांपते हुए पूछा, और तुम कौन हो? उसने आंखें बंद कर ली। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। ट्रेन अचानक जोर से झटकी। बल्ब हल्का सा टिमटिमाए। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया। पहला इंसान गायब हो चुका था और यह सिर्फ शुरुआत थी। ट्रेन अब पहाड़ों के बीच घुस चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा और कहीं कहीं चट्टानों पर टकराती हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। बोगी के अंदर माहौल अजीब रूप से शांत था। सब लोग उस बिजनेस वाले यात्री के अचानक गायब होने की घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। जैसे सभी को डर था कि उसके बारे में बोलना घटना को और ज्यादा सच बना देगा।
मैंने खुद को शांत करने के लिए सीट की बैक पर सिर रखा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। वो आदमी कौन था? क्या बिजनेस वाला किसी अपराध में शामिल था? और अगर वो आदमी मर चुका था, तो उसने किस दुनिया में जाकर उसे वापस भेजा? मुझे जवाब चाहिए थे। करीब 1 घंटे बाद डिब्बे की लाइटें धीरे धीरे बंद हो गईं। शायद रात की सेटिंग। लोग कंबल डालकर सोने लगे। कोने में बैठी वो औरत अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए धीरे धीरे उसे थपथपा रही थी। बच्ची की आंखें बंद थीं, पर चेहरा डरा हुआ लगा, जैसे नींद में भी कुछ देख रही हो। मैं उसके पास जाकर धीमी आवाज में बोला, बच्ची ठीक है? महिला ने गहरी थकी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। हाँ, वो बस सफर में डर जाती है, रात में शोर से जग जाती है। मैंने उसके शब्दों को नोटिस किया। डर जाती है। शायद उसे भी कुछ महसूस हुआ था। मैंने हल्के से पूछा, आप धुंधीपुर स्टेशन पर चढ़ी थीं? उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं पहले से ही ट्रेन में थी, भुवनेश्वर से। कहीं देखा आपने उस ओवरकोट वाले आदमी को? इस बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक पल को खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोली, हाँ, देखा है, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही आता जाता है। मैं चौंक गया। आप उसे पहले से जानती हैं? उसने सिर झुका लिया। शायद, या शायद वो हमें जानता हो। उसकी बात झटके की तरह लगी। मतलब? महिला ने बच्ची के माथे पर हाथ फेरा और धीरे बोली, 12 साल पहले इस रूट पर एक आग लगी थी। मैंने उस हादसे में किसी को खोया था। शायद वो भी वहीं था। कौन? उसकी आंखें नम हो गईं। मेरे पति। मेरे गले में सांस अटक गई। क्या आप कहना चाहती हैं कि वो? उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं कह नहीं सकती, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो वापस आता है और किसी चीज का इंतजार करता है। मैं बोलने ही वाला था कि अचानक ट्रेन ने तीखा ब्रेक लिया। पूरा कोच हिल गया, सामान गिरने लगे, बच्चे रोने लगे। आवाज इतनी तेज थी जैसे पटरियों पर किसी भारी चीज से टक्कर हुई हो। लोग चीखने लगे, क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगे? चेन किसने खींची? ट्रेन रुक गई। कांच धूंध से भर गया। बाहर सन्नाटा। मैं तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागा। बोगी का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने चेहरा काट दिया। बाहर घना कोहरा। 2 कदम आगे भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। और फिर मैंने देखा। पहले गायब हुआ बिजनेस वाला आदमी पटरियों के बगल में जमीन पर पड़ा था, पर मरने की मुद्रा में नहीं। हाथ आगे फैले हुए जैसे भागने की कोशिश में था। उसके कपड़े फटे हुए थे। चेहरा कालिख से भरा, जैसे किसी आग में से निकला हो। मेरी सांस रुक गई। वो जिंदा भी नहीं लग रहा था और पूरी तरह मृत भी नहीं। एक अजीब सा खालीपन उसके चेहरे पर था, जैसे उसने अभी अभी कोई भयानक सच देखा हो। टीसी और 2-3 यात्री दौड़ते हुए आए। ये यहां कैसे? ये गिरा कैसे? चलती ट्रेन से गिर जाता तो शरीर टूटा होता, ये तो जैसे यहां पहले से पड़ा था। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर कांप रहे थे। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़ा। वो ओवरकोट वाला आदमी। इस बार उसकी आंखों में वही आग थी, वही बुझी हुई चिंगारी जो मैंने पहली नजर में महसूस की थी। मैं फुसफुसाया, तुमने उसे यहां लाया? क्यों? उसने धीमे कहा, क्योंकि उसे वो रात याद दिलानी जरूरी था। कौन सी रात? उसके शब्द काटते हुए निकले। वो रात जब इस ट्रेन में आग लगी थी और लोग दरवाजे बंद करके अंदर फंस गए थे। मेरा दिल रुक गया। तुम्हारा उससे क्या लेना? वो आगे देख रहा था, मेरी ओर नहीं।
उस हादसे में कई लोग मरे थे, लेकिन कुछ लोग बचे भी थे। पर उन्होंने सच छुपा दिया। कौन सा सच? वो धीरे धीरे बोला। आग हादसा नहीं था, वो जानबूझकर लगाया गया था। मैं स्तब्ध। किसने? उसने ठंडी आवाज में कहा। जो आज भी इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। तुम उन्हें ढूंढ रहे हो? मैं उन्हें याद दिला रहा हूं। उसके कदम वापस ट्रेन की ओर मुड़ गए। मैं वहीं खड़ा था, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। हम सब वापस बोगी में चढ़े। माहौल और भारी हो गया था। इस बार सिर्फ डर नहीं था, किसी अदृश्य न्याय की गूंज थी। बिजनेस वाला आदमी स्ट्रेचर पर था, पर उसकी आंखें खुली थीं। वो किसी अदृश्य लपटों को देख रहा था, जैसे धुएं में कोई चीख सुनाई दे रही हो। मैंने औरत की ओर देखा। वो अब कांप रही थी। क्या ये सच है? हादसा किसी की गलती नहीं, किसी की साजिश थी। उसने धीमे सिर हिलाया। मैं बच्ची थी, पर मुझे याद है किसी ने दरवाजे भीतर से लॉक कर दिए थे। लोग बाहर नहीं निकल पाए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मेरे पति बाहर निकालने गए थे, पर दरवाजा नहीं खुला। वो जल गए। बच्ची उसकी गोद में सिमट गई। मैंने धीरे पूछा, तुम बच कैसे गई? उसने एक पल चुप रहकर कहा, किसी ने मुझे बाहर फेंक दिया था। किसी ने अपनी जान देकर बचाया। मुझे लगता है वो वही आदमी था। मैंने धीरे धीरे समझा, यह कहानी बदले की नहीं, अधूरे उद्धार की थी। उस आदमी की आंखों में बदला नहीं, दर्द था। और शायद उसी दर्द से आज भी आग जल रही थी। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन अब मैं सिर्फ निरीक्षक नहीं था, मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। ओवरकोट वाला आदमी अपनी सीट पर बैठा था। बाहर पहाड़ों पर फिर टिमटिमाती लाल लाइटें दिख रही थीं। धुंध कांच पर जमा रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठा। ये कितना चलेगा? उसने गहरी सांस ली। जब तक हर पापी सच का सामना नहीं कर लेता। और तुम? इस बार उसने आंखें बंद कर लीं। जब तक मैं अपनी मंजिल तक न पहुंच जाऊं। मैंने पूछा, कहां है वो मंजिल? उसने धीमे टूटी आवाज में कहा, जहां उस आग ने मुझे छोड़ा था। ट्रेन की लाइटें एक बार फिर टिमटिमाईं। बाहर धुंध गहरी हो गई और मुझे पहली बार महसूस हुआ हम एक सामान्य यात्रा पर नहीं, बीते हुए समय में मौत के स्टेशन की ओर जा रहे थे। ये आखिरी सफर था और मैं अकेला गवाह नहीं था। रात और गहरी हो गई थी। ट्रेन अब घाटियों से उतरते हुए एक लंबे पुल के ऊपर पहुंच चुकी थी। नीचे अंधेरा इतना घना था कि ऐसा लगता था जैसे हम हवा में तैर रहे हों। डिब्बे के अंदर सब खामोश थे। कोई जाग रहा था तो सिर्फ डर की वजह से, और जो सो रहे थे वो शायद सच से भाग रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन नजरें कहीं और थीं। वो आग, वो हादसा, वो पुकार जो अभी भी इस रास्ते पर गूंजती थी। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन सिर्फ ट्रैक पर नहीं, यादों पर चल रही है। वो ओवरकोट वाला आदमी अब भी अपनी जगह बैठा था, लेकिन इस बार उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे सदियों का बोझ ढो रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा शांत नहीं, टूटा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और बैठ गया। अब क्या होगा? मैंने फुसफुसाया। उसने आंखें खोली और पहली बार उसमें इंसानी थकान दिखी। ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। सच सामने आने वाला है। उसकी आवाज में ठंडक की जगह दर्द था। क्या बाकी लोग भी इसमें शामिल थे? मैंने पूछा। वो बाहर अंधेरे में देखता रहा। शामिल नहीं, लेकिन चुप थे। और कभी कभी खामोशी भी अपराध होती है। मैंने गहरी सांस ली। और तुम उस रात मरे कैसे? इस बार उसने मेरा चेहरा सीधा देखा।
मैं यात्रियों को बाहर निकाल रहा था। दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। अंदर धुआं भर गया, लोग चीख रहे थे। मैंने कईयों को धकेलकर बाहर निकाला, पर मेरे लिए दरवाजा तब तक खुला ही नहीं। उसने हर शब्द जैसे खून के साथ निकाला। तुम उनमें भी थे जो बच गए थे, उसने धीरे कहा। मैं सन्न रह गया। मैं तो उस हादसे में। उसने सिर हिलाया। नहीं, तुम बच्चा थे, तुम्हें मैंने बाहर फेंका था। मेरे सीने में बिजली सी दौड़ गई। मेरी यादें बिखरने लगी। धुएं में किसी की बाहों ने मुझे उठाया था। किसी ने कहा था भागो। किसी ने अपनी मौत अपनी जगह चुनी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे बचाया था। उसने हौले से सिर हिलाया। हाँ, और अब तुम वापस आए हो ताकि मैं अकेला ना रहूं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कभी किसी को खोया नहीं समझा था, पर शायद मैंने किसी को पाया था जिसे दुनिया खो चुकी थी। अचानक ट्रेन ने जोरदार झटका लिया। लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ धातु की चीख और पटरियों की गूंज सुनाई दी। लोग चीख उठे, ब्रेक फेल हो गए, ट्रेन फिसल रही है, भगवान बचाओ। मैं खिड़की से बाहर झांका। ये वही मोड़ था जहां 12 साल पहले हादसा हुआ था। वही घाटी, वही मोड़, वही मौत की गूंज। ओवरकोट वाला आदमी खड़ा हो गया। ये रात फिर आई है, लेकिन इस बार हम इसे रोक सकते हैं, मैंने चिल्लाया। उसने मेरी ओर देखा। नहीं, कुछ यात्राएं दोबारा पूरी नहीं होती, लेकिन इस बार मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। ट्रेन अंधेरे में फिसल रही थी। स्पार्क उड़ रहे थे, ब्रेक धुआं छोड़ रहे थे। मैं भागते हुए ड्राइवर कैबिन की तरफ गया, पर पहुंचने से पहले ही देखा ड्राइवर बेहोश पड़ा है। नियंत्रण सिस्टम बंद है, स्क्रीन काली। डर फैल चुका था। लोग रो रहे थे, कोई प्रार्थना कर रहा था। मैं चिल्लाया, हमेशा मौत चुनी जरूरी नहीं, तुम उन्हें छोड़ दो। वो आदमी मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। अचानक बाहर की हवा ठहर गई। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी, जैसे पटरियों पर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। मैं सिर्फ पापियों को रोकने आया था, उसने कहा, लेकिन मासूमों को निकालने आया था। उसकी आंखों से धुआं सा उठने लगा। उसका शरीर चमक रहा था, अंगारों की तरह, जैसे किसी अधूरी आग की राख फिर जल उठी हो। वो धीरे धीरे गायब होने लगा। मैंने चीख कर कहा, रुको, तुम्हें भी जीना चाहिए। उसने पहली बार मुस्कुराया, एक हल्की टूटती हुई मुस्कान। मैंने जी लिया था, बस दुनिया को याद नहीं। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। स्पर्श हल्का था पर गर्म। तुम्हारे रूप में मैं बच गया हूं, अब मुझे रुकना नहीं है। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदल गया, जैसे राख हवा में घुलकर वापस आसमान में मिल रही हो। ट्रेन पूरी तरह रुक गई। मोड़ से कुछ ही मीटर पहले चीखें थमती गईं। लोग एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, जीवित, डरे हुए, पर जिंदा। मैं खड़ा था, खाली गलियारे में, ठंडी हवा के बीच, और उसके होने का आखिरी स्पर्श महसूस कर रहा था। सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों पर उभरी। स्टेशन दिखाई दिया, एक छोटा सा बोर्ड, धुंध से भरा, सत्यपुर क्रॉसिंग। लोग नीचे उतरे, घुटनों के बल धरती को छुआ, सांसें लीं जैसे जिंदगी लौट आई हो। टीसी आया, कांपती आवाज में बोला, यह हादसा नहीं बचाया गया, हमें लग रहा है जैसे किसी ने ट्रेन को पकड़ा हो। मैंने आसमान की तरफ देखा। धुंध में एक आकृति का आकार बना, फिर धीरे धीरे उड़ते कणों में बदल गया। वो जाता नहीं था, वो आजाद हुआ था। महिला मेरे पास आई, उसकी बच्ची मेरी उंगली पकड़कर बोली, वो अंकल फिर आएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, जहां सच छिपा हो वहीं मिलेंगे, पर शायद अब उन्हें किसी सफर की जरूरत नहीं।
महिला की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद। अगर तुम न होते। मैंने सिर हिलाया। अगर वो न होते तो हम सब आज जिंदा न होते। उस रात की रिपोर्ट मैंने नहीं लिखी, कभी छापी ही नहीं। कुछ कहानियां लिखने के लिए नहीं, बचने के लिए होती हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 4, मैं वहां फिर गया। वो वैसा ही था, सुनसान, धुंध में लिपटा, पीली टिमटिमाती ट्यूबलाइट के साथ। लेकिन अब पटरियों पर मिट्टी नहीं थी। वहां राख की एक पतली चमकती लकीर थी, मानो कोई आखिरी कदमों का निशान छोड़ गया हो। मैंने हवा से धीरे कहा, मंजिल मुबारक हो मुसाफिर। हवा ने जवाब में सीटी बजाई, शायद ट्रेन की या उसकी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सफर मौत से नहीं, सच से पूरे होते हैं। दोस्तों, यह थी कहानी प्लेटफॉर्म नंबर 4 की। एक ऐसा सफर जो खत्म तो हुआ, लेकिन अपने पीछे कुछ अधूरी आवाजें छोड़ गया। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्माएं सिर्फ बदला लेने लौटती हैं, पर कभी कभी वे लौटती हैं सच को जिंदा करने के लिए। अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी सुनसान स्टेशन पर हवा ठंडी चलती महसूस हो, या पटरियों पर जली हुई राख की हल्की लकीर दिखे, तो हो सकता है वह वही मुसाफिर हो, अपना आखिरी सफर पूरा करते हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि किस पल ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर नया सब्सक्राइबर किसी अगली कहानी को जन्म देता है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली रात का सफर आपसे छूट न जाए। देखते रहिए मिस्ट्री बॉक्स, और हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ।